हिंदी वर्णमाला का संपूर्ण मानचित्र। पहली बार देखने पर शायद ये सिर्फ अक्षर ही लगे, है ना? लेकिन असल में ये एक बेहद लॉजिकल और साइंटिफिक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जहां हर आवाज की, हर ध्वनि की अपनी एक तय जगह है। और इस पूरे सिस्टम की बुनियाद टिकी है एक नंबर पर, 52। जी हां, 52। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियां हैं और हर एक ध्वनि के लिए अपना एक खास वर्ण या अक्षर है। अब इन 52 वर्णों को उनके बोले जाने के तरीके के आधार पर 5 मेन ग्रुप्स में बांटा गया है। इसमें हैं 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 उत्क्षिप्त वर्ण। ये वो ध्वनियां हैं जिन्हें हम जीभ को झटक कर बोलते हैं, जैसे र और ढ़, और आखिर में 2 अयोगवाह। और ये अयोगवाह ही इस सिस्टम के सबसे इंटरेस्टिंग अपवाद हैं। तो चलिए अब इस मैप के एक हिस्से यानी स्वरों पर जूम इन करते हैं, इन्हें और करीब से देखते हैं। देखिए, स्वरों को भी कई अलग अलग बेसिस पर बांटा जाता है। हम शुरुआत करेंगे 2 सबसे सिंपल तरीकों से। पहला, उन्हें बोलने में कितना टाइम लगता है, और दूसरा, उन्हें बोलते समय हमारे होठों का शेप कैसा होता है। स्वरों को अलग अलग करने का जो पहला बेसिस है वो बहुत सीधा सा है कि उन्हें बोलने में कितना वक्त लगता है। इसी को मात्रा कहते हैं। मतलब कुछ स्वरों को बोलने में कम टाइम लगता है तो कुछ को बोलने में ज्यादा। तो इस आधार पर 2 मेन टाइप हैं। पहले हैं लघु स्वर। इनके उच्चारण में सिर्फ एक मात्रा का यानी बहुत कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री। और दूसरे हैं दीर्घ स्वर। इनको बोलने में लघु स्वरों से ठीक डबल टाइम यानी 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये जो दीर्घ स्वर है ना, इनके भी 2 टाइप हैं। पहले हैं सजातीय। ये वो हैं जो एक ही जैसे लघु स्वर से मिलकर बनते हैं, जैसे अ प्लस अ बन गया आ। दूसरे हैं विजातीय या संयोक्त स्वर। ये, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, 2 अलग अलग स्वरों से मिलकर बनते हैं। जैसे अ और ई को मिला दें तो बनता है ए। तो ये तो हुई टाइम की बात। अब टाइम के अलावा एक और चीज है जो स्वरों को एक दूसरे से अलग बनाती है, और वो है उन्हें बोलते वक्त हमारे होठों का शेप। इसे कहते हैं ओष्ठाकृति। इसमें भी 2 ही टाइप हैं। पहले हैं वृत्ताकार, मतलब जब होंठ एक सर्किल या वृत्त बनाते हैं, गोल हो जाते हैं, जैसे उ, ओ, औ। और दूसरे हैं अवृत्ताकार, जब होंठ या तो फैले रहते हैं या फिर न्यूट्रल रहते हैं, जैसे आ, ई, री, ए। आप खुद बोलकर ट्राई करेंगे तो ये फर्क एकदम साफ महसूस होगा। चलिए अब स्वरों के वर्गीकरण में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारी जीभ की पोजीशन और हमारा मुंह कितना खुलता है, इससे स्वरों की आवाज कैसे बदलती है। हाँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर भरोसा रखिए, ये भी पूरी तरह से लॉजिकल है। तो देखिए, हम जो स्वर बोलते हैं वो इस पर भी डिपेंड करता है कि हमारी जीभ का कौन सा हिस्सा एक्टिव है। जब जीभ का अगला हिस्सा ऊपर उठता है तो हम बोलते हैं अग्रस्वर, जैसे ई, री, ए। जब जीभ बीच में एकदम रिलैक्स्ड रहती है तो बनता है मध्य स्वर, जो सिर्फ एक है, अ। और जब जीभ का पिछला हिस्सा ऊपर उठता है तो बनते हैं पश्च स्वर, जैसे आ, उ, ओ, औ। और अब आता है स्वरों के वर्गीकरण का आखिरी और सबसे डिटेल्ड बेसिस। इसे कहते हैं मुखाकृति। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी स्वर को बोलते समय हमारा मुंह कितना खुल रहा है, पूरा, आधा या फिर लगभग बंद। इसके 4 लेवल हैं, समझिए। पहला है संवृत, जिसमें मुंह लगभग बंद सा रहता है, जैसे ई, उ, री। फिर आता है अर्ध संवृत, जिसमें मुंह थोड़ा सा और खुलता है, ए, ओ। उसके बाद है अर्धविवृत, जिसमें मुंह और भी ज्यादा खुलता है, अ, ए, औ। और आखिर में है विवृत, जिसमें मुंह पूरा खुल जाता है, जैसे आ। तो स्वरों को समझने के बाद अब हम अपने मैप के आखिरी और शायद सबसे रहस्यमय हिस्से पर पहुंच गए हैं। ये वो 2 वर्ण हैं जो किसी भी मेन कैटेगरी में फिट ही नहीं होते। ये हैं आ यानी अनुस्वार, जिससे एक नाक वाली ध्वनि निकलती है, और दूसरा है अहा यानी विसर्ग, जो एक ह जैसी हल्की सी आवाज पैदा करता है। ये दोनों वर्णमाला में एकदम स्पेशल हैं क्योंकि ये बने बनाए नियमों में कहीं भी ठीक से फिट नहीं बैठते। तो फिर सवाल वही है, अगर ये ना तो स्वर हैं ना ही व्यंजन, तो फिर आखिर ये हैं क्या? और इसका जवाब
बिल्कुल सीधा है। इनको डिफाइन ही ऐसे किया गया है कि ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, बस यही इनकी असली पहचान है। इसी वजह से इन्हें एक स्पेशल नाम दिया गया है, अयोगवाह। देखिए, ये बेचारे अकेले नहीं चल सकते। इन्हें हमेशा किसी न किसी स्वर के सहारे की जरूरत पड़ती है। ये एक तरह से स्वर और व्यंजन के बीच के पुल हैं, जो दोनों को जोड़ते भी हैं और दोनों से अलग भी रहते हैं। अब इस मैप को पूरी तरह से समझने के लिए इन 3 निशानों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अनुस्वार यानी अंग की आवाज सिर्फ नाक से आती है। विसर्ग यानी अह में गले से ह जैसी आवाज निकलती है। और अनुनासिक, जिसे हम चंद्रबिंदु भी कहते हैं, उसकी आवाज नाक और मुंह दोनों से एक साथ निकलती है। ये छोटा सा दिखने वाला फर्क शब्दों के पूरे पूरे मतलब बदल सकता है। तो इस पूरे साइंटिफिक स्ट्रक्चर को समझने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, क्या अब भी हिंदी वर्णमाला सिर्फ अक्षरों की एक रैंडम लिस्ट लगती है, या फिर ये इंसानी आवाज़ों का एक बहुत सोचा समझा, एक बेहद सटीक नक्शा नजर आता है? ये सोचने वाली बात है।